न्याय प्रक्रिया भारत की क्या है वह समझने का प्रयास करिए। मैं मनीष आज आपको सोनपुर के एक घटना से आपको परिचित कराता हूँ। मैं एक व्यक्ति से भी मिलवाता हूँ, उसके संवादों को सुनिए, तब आपको महसूस होगा कि आखिर क्या कर रही है हमारी संवैधानिक स्ट्रक्चर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारे पास एक धनंजय कुमार आए जो सबलपुर के रहने वाले हैं, सोनपुर के हो गए, जिला सारण हो गया। उन्होंने बताया कि कृष्णेश्वर कुमार शर्मा है जो उर्फ लक्ष्मी लाल कहे जाते हैं। उन्होंने उनके साथ बहुत ही घटिया तरीके का व्यवहार किया। उनके पिता से पंखा बनाने के लिए लेकर के गए, बिजनेस करते हैं, और जब उन्होंने पंखा मांगा अपने पिता का दिया हुआ तो उनके साथ मारपीट की, चाकू मार दिया और बहुत ही विभत्स स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। पहले सुनिए कि वो कहते क्या हैं। मैं आपको धनंजय कुमार का जो स्टेटमेंट है उस दिन का, के बाद उन्होंने जो वीडियो बनाया वह सुन लीजिए। मैं धनंजय कुमार, पिता श्री समूहनाथ शर्मा, मध्यवर्ती का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 6 का सबलपुर कचहरी बाजार पर एक छोटा सा कपड़े का दुकान चला करके बाल बच्चों का निर्वहन करता हूँ। उस 23 तारीख अगस्त को मैं कपड़े की दुकान चला करके वापस आ रहा था रात्रि 8 बजे करीब। उसी दरमियान वार्ड नंबर 6 के ही कृष्णेश्वर शर्मा, पिता श्री योगेंद्र शर्मा के लड़का हमें बाज़ार पर से आने के दरमियान मिले। वो कचहरी बाज़ार के पास अस्पताल है, वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि भैया आप पंखा मेरे पिताजी को क्यों नहीं दे रहे हैं, 3 महीना से ऊपर हो गया। वो कहे कि नहीं देंगे तो क्या कर लोगे मेरा तुम। मैंने कहा कि मैं क्या कर लूँगा, आपसे कोई समस्या नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा आपको। वो कहे कि जान मार देंगे दोबारा तुम पंखा हमसे मांगोगे तो, तुम्हारा बाप दिया है तुम मांगते हो पंखा। मैं कहा कि पिताजी को ही दे दीजिए। तो तुम्हारा बाप को भी नहीं दूंगा और तुम्हें भी नहीं दूंगा, चलो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ। मैं थोड़ी देर वहाँ रुक गया। उसके बावजूद थोड़ी देर के बाद मैं आगे जैसे ही बढ़ा, जिलानी रहमान का किराना दुकान है वहाँ पर, वहाँ वो रुक गए थे और मुझे देखते ही वो दौड़े चाकू लेकर के मेरे पास दौड़े। जैसे ही वो मैं गिर गया, मेरे गिरने के बाद वो कलेजा पर चढ़ गए और मार फेंट ये आँख पर मारने लगे, आँख पर यहाँ मारने लगे, आँख पर मारे। उसके बाद मेरे चाकू से इस पर वार किए जैसे ही, तो मैंने इससे अड़ने के दरमियान इसमें भी लगते हुए और मेरे इस पर लग गया और इस पर चाकू लग गया और इस पर चाकू लग गया। पूरे मुझे चोटिल कर दिए, चाकू से मार करके एकदम बहुत स्थिति बुरा कर दी। उसके बाद लोग दौड़े वहाँ से, किराना दुकान वाले, बहुत से दुकानदार लोग दौड़े, जिसके कारण मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी उस दिन हत्या हो जाती। उसके बाद मैं घर जाने के क्रम में लोग मुझे कुछ दूर तक पहुँचाया। पहुँचाने के बाद मैं किसी तरह घर पहुँचा। उसके बाद मैं थाना पर गया तो थाना प्रभारी कहे कि कल थाना प्रभारी नहीं मिले। लोग कहा कि अभी नहीं है सर, जाइए सवेरे आइएगा। मैं स्थिति महज इतनी बुरी थी कि मैं क्या करूं। मैं आ गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी तरह दिखाया और दिखाने के बाद मैं बहुत बुरी स्थिति थी मेरी। मैं 29 तारीख को पुनः फिर सोनपुर थाने पर आया, आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। और वह कृष्णेश्वर शर्मा मेरे जैसे कितने आदमियों पर अटैक कर चुका है। जितेंद्र तिवारी का लड़का कुंदन तिवारी पर भी 2017 में गलफाड़े मार करके फाड़ दिया था। इसके बाद वो अपने भाई के साथ भी अनेकों तरह का घटना का अंजाम दिए हुए हैं। वो अपने भौजाई के साथ घटना का अंजाम दिए हुए हैं, वो अपने भतीजी के साथ घटना का अंजाम दिए हुए हैं। इस दरमियान इनके ऊपर केस हुआ था तो थाना आई थी तो उस थाने के एसआई के ऊपर भी उन्होंने एसिड का अटैक कर दिया था, तेजाब फेंक दिया था। आपने धनंजय जी का वीडियो सुना जो घटना के 2 दिन के बाद वो बनाए थे। आज वो हमारे कार्यालय आए और मुझे जब पूरी जानकारी दी उन्होंने कि कृष्णेश्वर कुमार के ऊपर 2016 में भी उनकी अपनी भाभी ने आरोप लगाया था, उस पर केस हुआ था एवं उसके बाद कई घटनाओं में केस हुआ। उन्होंने 16-17 में ही सोनपुर थाना पे एसिड फेंका, कुदाल से मारा। उसके बावजूद सारण के सिविल कोर्ट से उनको बेल जब नहीं मिला तो हाई कोर्ट से गए और वहाँ से बेल मिल गया। एक ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने पुलिस पे एसिड फेंका, कुदाल से मारा, काट दिया, सारी रिपोर्ट होने के बाद भी बिहार की
जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चलती है, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति लोगों को बेल दे देती है और वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। और जान लीजिए कि ऐसे मानसिक रूप से विकृत आदमी लगातार 5-6 सालों से 7 सालों से वहाँ के लोगों को तबाह और परेशान करके रखा हुआ है। आज जब धनंजय जी जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया, आप इसे भी सुन लीजिए तो समझ में आपको आएगा कि क्या परिस्थिति है। मैं धनंजय कुमार सब्बलपुर सोनपुर सारण का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 6 के। हमारे वार्ड नंबर 6 के ही निवासी कृष्णेश्वर शर्मा पुत्र श्री जोगेंद्र शर्मा के जो पुत्र हुए श्री कृष्णेश्वर शर्मा उर्फ लच्छी लाल शर्मा 23 तारीख पिछले अगस्त महीने में हमारे ऊपर चाकू से हमला कर दिए जानलेवा। इसके पहले भी उन्होंने अपने भाई के साथ, अपने भौजाई के साथ अनेकों बार मारपीट एवं अनेकों प्रकार की समस्याएं लाते रहे। उसके बाद इन्होंने रंगदारी भी अपने भाई के साथ किया, पैसे की मांग की, जिसका इनके भाई ने थाने में FIR किया कि मेरे साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। कई बार इसका जो है उन्होंने शिकायत किया, इनकी भाभी भी शिकायत किए। श्री कृष्णेश्वर शर्मा अपने भतीजी को भी फेंकने जा रहे थे। एक बार की घटना है कि पानी में 2016 में बाढ़ की पानी आई थी, उस समय फेंकने जा रहे थे, लेकिन वो आसपास के लोग उनको बचा लिए। तो ऐसे ऐसे मनबढ़ू और हत्यारों के साथ सरकार कैसे छूट दे रही है, अब यह समझ में नहीं आता है। यह तो जंगल आज साफ दिखाई दे रहा है। तो हम यही पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे कि 2016 में भी घटना का इन्होंने अंजाम दिया। और जितेंद्र तिवारी जो मेरे गांव के निवासी हैं, उनके साथ भी इन्होंने 25,000 रुपया मांगा था, श्री कृष्णेश्वर शर्मा उर्फ लच्छी लाल शर्मा। उन्होंने नहीं दिया तो उनके पत्नी को इन्होंने गले के चैन तोड़ करके छीनाछीनी किए, उनके घर में घुस करके मारपीट करना चाहा, उनके पुत्र को चाकू से घायल कर दिए थे। 2016 की घटना है। उस पर पुलिस प्रशासन आई थी इनको अरेस्ट करने के लिए, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी तेजाब फेंक दिया था, जिसमें पुलिस प्रशासन का वर्दी झुलस गया था। और पुलिस इनको पकड़ के ले गई जब, तो गाली गलौज करते हुए कुदाल तक उठा लिए थे, जिसका छपरा कोर्ट से बेल नहीं मिला। और छपरा कोर्ट से बेल नहीं मिलने के कारण ये पटना हाई कोर्ट से बेल लिए। और पटना हाई कोर्ट से बेल लेने के बाद अब बताइए, ऐसे ऐसे अपराधी को बेल मिल जाता है तो क्या किया जाए? प्रशासन कैसा है, क्या कानून व्यवस्था है, हमारे समझ में नहीं आता है कि अब हत्यारे घूम रहे हैं। ये हमारे भारत की संविधान यही है। हमारे साथ भी यही घटना हुआ। हमारे साथ 23 अगस्त को चाकूबाजी हुई, लोग मुझे बचाने आए, तब जाकर मेरी जान बची। मैं बाज़ार से आ रहा था लौट करके, जब मैं बाज़ार से लौट के आ रहा था, बाज़ार पर मेरी कपड़ा की दुकान है, कचहरी बाज़ार पर छोटी सी कपड़े की दुकान है, उसी से मैं अपना भरण पोषण करता हूँ। तो वहाँ से जब मैं लौट के आ रहा था तो ये रास्ते मिल गए कि भाई रास्ते मिले। एक कचहरी बाज़ार के पास फ़ोटोकॉपी का दुकान है, तो मैं वहाँ फ़ोटोकॉपी करा रहा था, वहाँ पर ही मिलने के बाद मैंने इनसे पूछा कि भैया हमारे पिताजी जो पंखा आपको दिए थे वो पंखा क्यों नहीं दे रहे हैं आप उनको? पैसा भी जब आपको दे दिए, बनाई चार्ज वगैरह। तो कहे कि नहीं देंगे, तुम मेरा क्या कर लोगे? हम क्या कर लेंगे? आपसे पंखा मांग रहे हैं, पिताजी जब पैसा दे दिए तो दे देना चाहिए आपको। तो नहीं देंगे, क्या करोगे? देखते हैं, तुम्हारा जान मार देंगे, तुम दोबारा तब कभी मांगोगे। तो हम कि दोबारा नहीं, हमको पंखा दे दीजिए। तो कहे चलो तुम बार बार पंखा कर रहे हो। उसके बाद वो आगे साइकिल से निकल गए और जिलानी रहमान का दुकान जो है वहाँ पर हमारे साथ चाकू से यहाँ मार दिए। पहला चाकू मारे तो मैंने इस पर जो है चाकू लग गया,
उसके बाद दूसरी चाकू से फिर जब मारा चाहा तो फिर जो है माथा पर, तो यहाँ पर भी चिन्ह है, यहाँ भी लग गया, जिसको लगने के बचाने क्रम मेरा मुझे यहाँ भी हाथ के पास लग गया, जो अभी भी पहचान है। इसका मेरे पास फ़ोटो भी है, जो पुलिस प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको क्या कर रही है मालूम नहीं। एफआईआर के साथ जो मेरा एफआईआर है मैंने उसमें सबमिट कर दिया था, सब कुछ दे दिया। ये घटना 23 तारीख को है, लेकिन मेरी स्थिति इतना चिंताजनक थी कि मैं थाने पर गया तो थाना प्रभारी कहे कि सवेरे आइए, कल देख लेंगे, कल आइए सवेरे। मैं कल सवेरे हो कर के थाना पर नहीं जा कर के मैं हॉस्पिटल जा कर के अपना इलाज कराया, और रात को बगल के हॉस्पिटल, बगल के गांव ग्रामीण मतलब जो गांव में प्राथमिक उपचार होता है वहाँ पर अपना उपचार करवाया और किसी तरह रहा। उसके बाद जब स्वस्थ कुछ होया हूँ 29 तारीख को जाकर के अपना बयान दिया। तो अब ये ऐसी व्यवस्था हो गई है कि उनके पास 29 तारीख को मैंने जा कर के एफआईआर कराया, अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई, उसके बावजूद कृष्णेश्वर शर्मा चाकू लेकर मेरे घर के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाता हूँ। 1-2 दिन से अब दुकान इधर खोल रहा हूँ, किसी तरह काफ़ी पेट का सवाल है। तो बताया जाए कि मैं कितना दिन अपने प्रतिष्ठान को बंद करके कृष्णेश्वर शर्मा से और अपने जीवन यापन को बंद कर दूं। मैं सरकार से ही मांग रहा हूं कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करके और कानून व्यवस्था का पालन करें। और इसमें कुछ साजिशकर्ता भी हैं, हमारे आसपास के कुछ साजिशकर्ता भी उसमें सम्मिलित हैं, जो उसके मन को बढ़ाए कि नहीं मत दो पंखा, ये कुछ नहीं करेगा। हमारे आसपास के कुछ हैं लोग इसमें। तो मेरी प्रशासन से ही कहना है कि कृष्णेश्वर शर्मा को जितना जल्द से जल्द सजा मिले, उसे अरेस्ट कर करके जेल में डाल दिया जाए, कि जिससे कि हमारी भी जान माल की क्षति न हो और किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। क्योंकि वो हर समय तेजाब लेकर के घूमते रहते हैं, चाकू लेकर घूमते रहते हैं। इस घटना के बारे में मैं डीएसपी साहब के यहाँ भी जाकर के इस चीज़ की जानकारी दिया हूँ। डीएसपी साहब ने बहुत अच्छे से सुना और थाना प्रभारी को इसकी जो है सूचना दिया कि आप जल्द से जल्द अरेस्ट किया करें, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना क्या समझ रही है समझ नहीं, मेरी हत्या हो जाएगी तब अब लगता है कि वो मेरी हत्या का रास्ते देख रही है कि हत्या हो जाए तो कुछ काम बने। क्योंकि अब तो यही बचा हुआ ना, मैं हार थक करके अब डीएसपी साहब के पास गया, थाना प्रभारी के पास गया, और जो मेरे एसआई हैं वो भी मेरे पास फ़ोन किए कि इसका लोकेशन बताइए कैसे क्या है, मेरी सहयोग कीजिए। लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मैं हार थक करके अब मैं मीडिया के पास आया हूँ और करीब 1 महीना होने जा रहा है इस घटना की, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसके बारे में अब हम कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा जाए पुलिस प्रशासन भी इस पर एफआईआर किए हुए है तेजाब फेंकने के मामले का। उसके बाद छपरा कोर्ट में भी इसका जो है मामला रिजेक्ट हो चुका था, फिर जाकर के हाई कोर्ट से बेल पड़े पार्टी। जितेंद्र तिवारी के लड़के को भी इसने जो चाकू मारा था उसका भी ये एफआईआर का कॉपी है और आवेदन है। उनकी भाभी के साथ जो घटना हुई थी, मारपीट गाली गलौज, भतीजी को उन्होंने पानी में फेंकने के लिए चाहा था, उसकी भी ये आवेदन है। वो इधर कुछ दिन पहले पिछले महीने में भी वो अपने भाई सर्वेश्वर शर्मा के साथ भी गाली गलौज मारपीट किए हैं इधर। उसके बावजूद थाना आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब क्या किया जाए पता नहीं चल रहा। अब मैं कहाँ जाऊँ, लोग कहाँ जाएं कि
कानून का अक्षरशः पालन हो। कानून, लोग कहते हैं जंगल राज, तो लालू जी के समय में लोग कहते थे जंगल राज, आज तो लग रहा है कि उनसे भी बदतर स्थिति हो चुका है कि प्रशासन मौन है और कुछ नहीं हो रहा है। लोग बेखौफ, आतंकवादी बेखौफ होकर के अपनी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन सुस्त पड़ी हुई है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लगता है मेरी हत्या होगी तब जाकर के पुलिस प्रशासन जागेगी। आहान न्यूज के कार्यालय में जब धनंजय जी आए, उन्होंने पूरी बात रखी जो कि आपको मैंने सुनवाया। अब समीक्षा करने का प्रयास करिए कि जब मैं यह प्रयास करता हूं कि थानों से बात करूं तो कहते हैं कि काम हो रहा है, जांच हो रही है। सोनपुर के थाना अध्यक्ष इसी प्रकार के लापरवाहियों में लगे हुए हैं। लगभग 1 महीना होने जा रहा है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वह उस आदमी का एक आपराधिक रिकॉर्ड खुद हाई कोर्ट तक में दर्ज है। उसके बावजूद अगर गिरफ्तारी करने में सोनपुर थाना असक्षम है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। पुलिस अपनी भूमिकाओं में क्यों नज़र नहीं आती है? याद करिए कि जब उस व्यक्ति ने 2016 में एसिड फेंक दिया पुलिस के ऊपर, कुदाल से हमला किया, उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो पुलिस की भूमिकाओं पे मेरी एक पैनी नज़र जरूर रहेगी। आगे भी मैं इस संबंध में और भी चर्चा करूंगा, और भी बातें करूंगा। क्या है पूरा मामला, क्यों नहीं पुलिस उठाती है, यह सब आपको पूरे वीडियो में बताया है मैंने। उन्होंने खुद भी, धनंजय जी ने बताया कि क्या होता है और कैसे होता है। लोगों को परेशान करने वाले समाज में लोग जो कि हर एक स्तर पे नीचता का परिचय देते हैं, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करने में डरती क्यों है? कहा जाता है कि उन्होंने खुद भी कहा, बहुत सारी जगहों से और भी पता लगा कि सोनपुर थाना अध्यक्ष कार्रवाई करने में बहुत लापरवाह है, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है और किसी भी केस को लेकर के टाल मटोल करने की उनकी आदत है, जिसका कारण है कि किसी दिन हत्या हो जाएगी और लोग उस हत्या पे सिर्फ आंसू बहाएंगे और पुलिस का कुछ बिगड़ना नहीं है, थाना प्रभारी का कुछ भी नहीं बिगड़ना है। तो मैं इस कड़ी को फिर आगे जारी रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसमें किसी भी प्रकार की सूचना, कोई संदेश या कोई सहयोग आपको चाहिए मुझसे, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9471143924 पे संपर्क करिए या ahannews@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।